अंतरिक्ष 3 आयामी है। ये एक अनंत गर्त है जिसमें न ऊपर है न नीचे। इतने विशाल गोलाकार शून्य में आप उम्मीद कर सकते हैं कि ग्रह सूरज की परिक्रमा ऐसे करें जैसे मधुमक्खियों का एक बेतरतीब झुंड हर संभव कोण पर गूंज रहा हो। लेकिन जब हम हमारे सौरमंडल को किनारे से देखते हैं तो अव्यवस्था गायब हो जाती है। इसके बजाय आप खगोलीय ज्यामिति की एक उत्कृष्ट कृति देखते हैं। झुलसे हुए बुध से लेके जमे हुए वरुण तक हर प्रमुख ग्रह एक ही संकीर्ण राजमार्ग तक सीमित है। हम इसे एक्लिप्टिक कहते हैं। अरबों मील की उपलब्ध जगह के बावजूद ग्रह इस समतल तल को छोड़ने से इनकार करते हैं। क्यों? गुरुत्वाकर्षण ने उन्हें गोले में क्यों नहीं खींच लिया? इसका जवाब जानने के लिए हमें 4.6 अरब साल पीछे जाना होगा, उस समय जब पृथ्वी केवल धूल का एक भूत थी। सूरज से पहले केवल सौर निहारिका थी, हाइड्रोजन, हीलियम और सूक्ष्म धूल का एक विशाल अव्यवस्थित बादल। वो सुंदर था लेकिन अस्थिर था। कहीं पास में शायद किसी सुपरनोवा के झटके ने उसे धक्का दिया और गुरुत्वाकर्षण ने वही करना शुरू किया जो वो सबसे अच्छा करता है। इसने अंदर की ओर खींचना शुरू किया। जैसे ही बादल सिकुड़ने लगा, कुछ मौलिक घटित हुआ। ये घूमने लगा। ये कोई संयोग नहीं था, ये एक नियम था। भौतिकी में हम इसे कोणीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। एक फिगर स्केटर के बारे में सोचिए। जब वे अपने हाथ फैलाकर घूमते हैं तो वे धीरे धीरे घूमते हैं, लेकिन जैसे ही वे अपने हाथों को अपनी छाती की ओर खींचते हैं, उनकी घूमने की गति अचानक बहुत तेज हो जाती है। हमारे निहारिका ने भी ये लिख लिया। जैसे ही गुरुत्वाकर्षण ने गैस को केंद्र की ओर खींचा, पूरा तंत्र चक्करदार गति से घूमने लगा। जैसे जैसे घूमने की गति बढ़ी, बादल का आकार बदलने के लिए मजबूर हो गया। वो दो विशाल शक्तियों के बीच रस्साकशी में फंस गया था। गुरुत्वाकर्षण एक गोला बनाना चाहता था, लेकिन अपकेंद्रीय बल बाहर की ओर धक्का दे रहा था, खासकर घूमने के विषुवतीय हिस्से पर। सोचिए, एक शेफ पिज्जा का आटा घुमा रहा है। आटा पहले एक गोले के रूप में होता है, लेकिन जैसे जैसे वो घूमता है वो चपटा होकर एक डिस्क बन जाता है। ऊपर और नीचे की दिशा में गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव का विरोध करने के लिए कोई घूर्णन बल नहीं था, इसलिए बादल का ऊपरी और निचला हिस्सा अपेक्षाकृत जल्दी अंदर की ओर ढह गया। लेकिन मध्य रेखा के साथ घूर्णन मजबूती से बना रहा। इसका परिणाम था प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क, धूल और गैस की एक चपटी घूमती हुई रिकॉर्ड प्लेयर जैसी संरचना, जिसके केंद्र में एक युवा भूखा सूरज था। शुरुआत में यह डिस्क पूरी तरह से चिकनी नहीं थी। ये एक तरह की तबाही वाली दौड़ थी। असंख्य कण तिरछे कोणों पर चल रहे थे, मुख्य प्रवाह को काटते हुए। लेकिन एक भीड़भाड़ वाली डिस्क में अगर आप ट्रैफिक के साथ नहीं चल रहे हैं तो आप टकरा ही जाएंगे। करोड़ों वर्षों में ये टक्करें एक ब्रह्मांडीय छन्नी की तरह काम करने लगी। कोई भी कण जो ऊपर या नीचे की ओर जा रहा था, आखिरकार किसी और चीज से टकरा जाता, जिससे उसका ऊर्ध्वाधर वेग खत्म हो जाता। धीरे धीरे ये शोर शांत हो गया। अराजकता धीरे धीरे शांत हो गई। जो बचा वो पदार्थ की एक समन्वित सपाट परेड थी। यही वो सामग्री थी जो अंततः एकत्रित होकर ग्रहों का निर्माण करने वाली थी। क्योंकि जिन पदार्थों से वे बने थे वे पहले से ही सपाट थे, इसलिए ग्रहों के पास उसी तल में बने रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तकनीकी रूप से ग्रह पूरी तरह सपाट चादर पर परिक्रमा नहीं करते, वे कुछ डिग्री से हटे हुए हैं। सौरमंडल का वास्तविक गणितीय संतुलन बिंदु अपरिवर्तनीय तल, इनवेरिएबल प्लेन है। इस तल पर बृहस्पति की विशाल गुरुत्वाकर्षण शक्ति का दबदबा है, जिसमें बाकी सभी ग्रहों की तुलना में अधिक द्रव्यमान है। हर चीज नियमों का पालन नहीं करती। उदाहरण के लिए प्लूटो एक महत्वपूर्ण झुकाव के साथ परिक्रमा करता है। यह है विद्रोही। अक्सर इन वस्तुओं को या तो बृहस्पति जैसे दिग्गज ग्रहों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने तल से बाहर धकेल दिया, या वे मूल निहारिका के किनारों पर इतनी दूर बनी कि सपाट करने वाला प्रभाव उन्हें पकड़ने के लिए बहुत कमजोर था। लेकिन हमारे सौरमंडल के भारी भरकम ग्रहों के लिए, वे दुनिया जहां जीवन की शुरुआत हुई और जहां विशाल तूफान आते हैं, उनके लिए कक्षा तल एक्लिप्टिक एक शाश्वत पहचान है। ये एक 4 अरब 60 करोड़ साल पुराना घूमते हुए बादल का जीवाश्म है, जो ये याद दिलाता है कि हम सभी भौतिकी के नियमों के साथ तालमेल में घूमते हुए एक ब्रह्मांडीय रिकॉर्ड प्लेयर पर यात्री हैं। अगली बार जब आप रात के आसमान में ग्रहों को देखें तो याद रखें, आप सिर्फ रोशनी के बिंदुओं को नहीं देख रहे हैं, बल्कि उस डिस्क के किनारे को देख रहे हैं जिसने हमारी दुनिया को बनाया।